लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी डी ब्लॉक एलिमेंट की, और उसमें हमने डिस्कस किया था मेल्टिंग पॉइंट, साथ ही साथ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और डेंसिटी। आज हम और आगे उसे बढ़ाने जा रहे हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक साइज। अगली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक साइज। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने एटॉमिक साइज के बारे में डिस्कशन किया था। हमने कहा था जनरली लेफ्ट टू राइट जाने पर यानी अलोंग द पीरियड जाने पर साइज डिक्रीज करेगा एक्सेप्ट द नोबल गैस, क्योंकि उसका साइज सबसे ज़्यादा होगा। किसी भी पीरियड में सबसे ज़्यादा साइज नोबल गैस का ही होगा, और उसके पीछे रीज़न मैंने तुम्हें ये बताया था कि नोबल गैस में जो होता है वो वॉन डेर वाल रेडियस होता है। और जब हमने बात करी थी डाउन द ग्रुप की, तो डाउन द ग्रुप जनरली साइज इंक्रीज कर रहा था क्योंकि शेल का नंबर इंक्रीज कर रहा था। ये हमने ट्रेंड पढ़ा था जब हम पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज को डिस्कस कर रहे थे। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट में ये ट्रेंड फॉलो नहीं होगा, यानी अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज नहीं करेगा। यहाँ पर डिफरेंस आएगा, पहले तो डिक्रीज करेगा, उसके बाद सेम रहेगा और उसके बाद इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है? एटॉमिक साइज डी ब्लॉक एलिमेंट में वो ट्रेंड फॉलो नहीं करेगा जो हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ रहे थे। अब यहाँ तुम ध्यान से सुनना, अगर हम बात करें 3D सीरीज की, और अगर 3D सीरीज में हम एटॉमिक साइज को डिस्कशन करें तो 3D सीरीज में एटॉमिक साइज दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहला तो फैक्टर है Z इफेक्टिव, और दूसरा फैक्टर है यहाँ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अब यहाँ हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम 3D सीरीज लें। यहाँ पर आएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। तो देखो जब स्कैंडियम शुरू होगा तो यहाँ से डी ब्लॉक शुरू हो जाएगा, यानी यहाँ स्कैंडियम में आने के बाद इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंट्री करना शुरू कर देंगे। इससे पहले अगर स्कैंडियम से पहले की बात करें तो कैल्शियम होगा, 20 एटॉमिक नंबर कैल्शियम होगा, और वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 4s2। बात समझ में आ रही है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं कैल्शियम में वो सिर्फ s और p ऑर्बिटल में या s और p सब शेल में ही इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं। लेकिन जब स्कैंडियम की बात करोगे तो स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आना शुरू हो जाएगा, डी सब शेल में आएगा, 3D में एंटर करेगा। यानी जो इसमें ये स्कैंडियम है इसका एटॉमिक नंबर है 21, तो जो 21th इलेक्ट्रॉन होगा वो एंटर करेगा 3D सब शेल में। और तुम्हें मालूम है जो 3D सब शेल होती है उसकी शील्डिंग बहुत पुअर होती है। तो शील्डिंग पुअर होने की वजह से न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा लगेगा। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव भी ज़्यादा होगा। और हमने पढ़ा है जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज उतना कम। जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा यानी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा, और अगर अट्रैक्शन ज़्यादा तो साइज कम। ठीक। अब इसके बाद जब तुम टाइटेनियम की तरफ जाओगे, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो 3D में करेगा, और दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 3D2। सही है ना? अब देखो स्कैंडियम से जब तुम टाइटेनियम की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी बढ़ेगा। तो अगर प्रोटॉन बढ़ेगा तो अब यहाँ से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और ज़्यादा होने लगेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया। साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन भी आया है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डी में आया है, और डी में अगर आया है तो वहाँ पर शील्डिंग बहुत पुअर होगी। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ बढ़ेगा, लेकिन ये जो शील्डिंग हो जाएगी एक और इलेक्ट्रॉन आने की वजह से वो पुअर होगी। तो यहाँ जैसे ही तुम स्कैंडियम से टाइटेनियम की तरफ जाओगे तो जेड इफेक्टिव और ज़्यादा बढ़ेगा, और अगर जेड इफेक्टिव और ज़्यादा बढ़ेगा तो यहाँ पर एटॉमिक साइज घट जाएगा। यानी स्कैंडियम से ज़्यादा एटॉमिक साइज किसका हो जाएगा, टाइटेनियम से ज़्यादा एटॉमिक साइज किसका हो जाएगा, स्कैंडियम। अब इसके बाद जब तुम वेनेडियम की तरफ जाओगे तो वेनेडियम में होगा 3D3, और यहाँ क्रोमियम में हो जाएगा 4s1 3D5। मैग्नीज में जाओगे तो ये हो जाएगा 4s2 3D5। तो देखो जैसे जैसे तुम वेनेडियम से क्रोमियम की तरफ जाओगे और क्रोमियम से मैग्नीज की तरफ जाओगे तो डी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, और अगर डी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो यहाँ पुअर शील्डिंग होगी डी इलेक्ट्रॉन की। पुअर शील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा तो साइज घटता जाएगा।
ठीक है ना। तो देखो यहाँ तक तो साइज का ऑर्डर क्या होगा, स्कैंडियम सबसे ज़्यादा, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज। अब तुम देखो मैग्नीज पे आने के बाद इसके बाद आयरन का नंबर आएगा, तो ये होगा 4s2 3d6, यहाँ होगा 4s2 3d7, यहाँ होगा 4s2 3d8। अब देखना समझना ध्यान से। अब देखो धीरे धीरे डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो शील्डिंग तो पुअर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब जो होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, यानी मैं तुमसे कह रहा हूँ यहाँ 3d है, तो इस 3d में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो बढ़ते जा रहे हैं, तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में और 3d के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ता जाएगा। और जब रिपल्शन होगा तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, और अगर एक दूसरे से दूर भागेंगे तो मुझे बताओ यहाँ पर एटॉमिक साइज बढ़ने लगेगा। जितने ज़्यादा डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ता जाएगा और साइज उतना ही बढ़ता जाएगा। लेकिन आयरन, कोबाल्ट और निकिल यहाँ पर जेड इफेक्टिव सिग्निफिकेंस नहीं बढ़ता है। जेड इफेक्टिव यहाँ पर लगभग सेम ही रहता है। तो लगभग सेम रहने की वजह से, यहाँ पर सेम रहने की वजह से इन तीनों का साइज क्या हो जाएगा, सेम। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक, तो यहाँ जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, यहाँ जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जिसकी वजह से साइज क्या होगा, घट जाएगा। इसके बाद बात आई कॉपर और जिंक की, तो तुम देखो यहाँ होगा 4s1 3d10 और यहाँ होगा 4s2 3d10। तो यहाँ अगर तुम बात करो तो डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। मान लो ये डी है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है 10, और जो बाहर है 4s2, तो देखो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ जेड इफेक्टिव घटेगा, और अगर जेड इफेक्टिव घटेगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इसका मतलब यह है कि कॉपर का साइज निकिल से ज़्यादा और जिंक का साइज कॉपर से ज़्यादा, यानी इस केस में यहाँ पर आकर जेड इफेक्टिव घटेगा। तो देखो जब अलॉन्ग द 3D सीरीज तुम जा रहे हो तो स्कैंडियम से लेकर आयरन तक जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था, और उसके बाद आयरन, कोबाल्ट और निकिल इनमें जेड इफेक्टिव सेम, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी रोल प्ले करने लगा। जेड इफेक्टिव तो बढ़ रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी बढ़ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं, और एक दूसरे को कंपनसेट करने की वजह से जेड इफेक्टिव कैसा रहेगा, सेम। लेकिन इसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन और बढ़ना शुरू हो गए डी ऑर्बिटल में, डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन और बढ़ना शुरू हुए, इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा बढ़े, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और ज़्यादा होने लगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और ज़्यादा होने लगा तो एटॉमिक साइज अब बढ़ने लगा, जेड इफेक्टिव घटने लगा। तो यहाँ कॉपर का साइज निकिल से ज़्यादा और जिंक का साइज कॉपर से ज़्यादा। अब समझने वाली बात यह है कि अगर मैं पूरे 3D की बात करूं, पूरे 3D की, तो सबसे ज़्यादा साइज होगा स्कैंडियम का, मैक्सिमम साइज किसका होगा, स्कैंडियम का। यहाँ ये ग्राफ, ये ट्रेंड देखकर ये मत समझ लेना कि जिंक का साइज सबसे ज़्यादा होगा, नहीं, जिंक का साइज तो कॉपर से ज़्यादा है और कॉपर का साइज निकिल से ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है। कॉपर का या जिंक का साइज स्कैंडियम से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखो जिंक का साइज निकिल से ज़्यादा है, लेकिन निकिल से ज़्यादा साइज किसका है, स्कैंडियम का। टाइटेनियम से भी ज़्यादा साइज किसका है, स्कैंडियम का। तो 3D सीरीज में स्कैंडियम का साइज सबसे ज़्यादा होगा। ऐसे ही अगर 4D सीरीज की बात करोगे तो वहाँ भी यट्रियम का साइज सबसे ज़्यादा होगा, जो पहला मेंबर होगा उसका साइज सबसे ज़्यादा होगा। क्या ये बात समझ में आ गई तुम्हें। साइज अब देखो इसमें तुम्हें ये तो पूछ सकता है, ये सवाल आया हुआ है कि कौन कौन बराबर होते हैं, किस किस का साइज सेम होता है, लेकिन इस तरीके से तुमसे कोई ऑर्डर नहीं पूछेगा कि एक ऑर्डर बता दो इस तरीके का। बात समझ में आ रही है। इस तरीके कोई तुमसे ऑर्डर नहीं पूछ लेगा कि ऑर्डर बताओ कि पूरे 3D में साइज का ऑर्डर बताओ, ऐसा सवाल नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट हम समझेंगे। देखो डाउन द ग्रुप जाने पर जनरली साइज इंक्रीज करता है, ये हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। डाउन द ग्रुप जाने पर जनरली साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा। लेकिन उसमें मैंने जब तुम्हें पी ब्लॉक पढ़ा रहा था, जब मैं तुम्हें पी ब्लॉक के साइज के बारे में बता रहा था, तो मैंने तुम्हें बताया था ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से साइज लगभग सेम हो जाएगा, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होने लगेगा, और अगर डी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होने लगेगी तो उनकी पुअर शील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से साइज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ऐसे ही देखो यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ तुम समझो, जब इसे 4D की तरफ जाओगे तो शेल का नंबर इंक्रीज करेगा, और अगर शेल का नंबर इंक्रीज करेगा तो साइज भी इंक्रीज करेगा। 3D से 4D की तरफ जाने पर शेल इंक्रीज तो साइज भी इंक्रीज करेगा। लेकिन जब 4D से 5D की तरफ जाओगे,
4d से 5d की तरफ जाओगे तब भी साइज क्या करना चाहिए था, इंक्रीज, क्योंकि शेल का नंबर बढ़ रहा है, नई शेल इंट्रोड्यूस हो रही है, तो साइज भी क्या होना चाहिए था, इंक्रीज। लेकिन 4d और 5d का साइज लगभग लगभग सेम रहता है और इसके पीछे रीजन होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये मैंने तुम्हें पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था। समझो यहाँ अगर हम 5d की बात करें तो 5d स्टार्ट होगा लेंथेनम से, 5d स्टार्ट होगा लेंथेनम से और यहाँ लेंथेनम का एटॉमिक नंबर होगा 57 और इसके बाद 58 से लेकर 71 तक आ जाएंगे लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड आएंगे और इसके बाद 72 आएगा हॉफमैन। ठीक है ना, सही है। अब देखो ये लेंथेनम हो गया, तो अब इस अगर मैं 3D सीरीज की बात करूँ 3D 4D और 5D, तो 3D 4D और 5D की बात करें तो पहले स्कैंडियम आएगा, इसके बाद यट्रियम आएगा और इसके बाद आएगा लेंथेनम, इसके बाद क्या आ जाएगा, लेंथेनम। तो देखो स्कैंडियम से ज़्यादा साइज होगा यट्रियम का और यट्रियम से ज़्यादा साइज किसका होगा, लेंथेनम का, क्योंकि देखो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बोलो ना, डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो साइज क्या करेगा, इंक्रीज, क्योंकि शेल का नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज। लेकिन देखो लेंथेनम के बाद कौन आ गया, हॉफमियम, और हॉफमियम आया तो देखो इससे पहले यहाँ पर कितने, इससे पहले लेंथेनॉइड आए और लेंथेनॉइड में कितने एलिमेंट होंगे, 14 होंगे यहाँ, और ये सब, इन सब में कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, एफ सब शेल इन्वॉल्व हो जाएगी, इस सब में क्या इन्वॉल्व होगी, एफ सब शेल, और एफ सब शेल इन्वॉल्व होने की वजह से बहुत ज़्यादा पुअर शील्डिंग होने लगेगी और पुअर शील्डिंग होने की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ने लगेगा और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ने लगेगा तो साइज घटने लगेगा, यानी हॉफमियम में साइज रिड्यूस होने लगेगा, साइज कम होने लगेगा। तो फिर जो 4D और 5D है उन दोनों का साइज लगभग लगभग क्या हो जाएगा, सेम। यहाँ पर आएगा जिरकोनियम, यहाँ आएगा हॉफमियम, सही है ना। 4D की बात करें यहाँ क्या आएगा, जिरकोनियम, यहाँ क्या आएगा, टाइटेनियम। तो टाइटेनियम से ज़्यादा साइज किसका हो जाएगा, जिरकोनियम का, लेकिन जिरकोनियम और हॉफमियम का साइज लगभग लगभग सेम होगा और इसके पीछे रीज़न है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। होना तो हॉफमियम का ज़्यादा चाहिए था, हॉफमियम का साइज ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 14 एलिमेंट आ गए हैं जो कि एफ ब्लॉक के हैं, यानी एफ इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, एफ सबशेल का इन्वॉल्वमेंट हो गया और एफ सबशेल में पुअर शील्डिंग होगी जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और साइज घट जाएगा। तो यहाँ आप ज़रा ध्यान से समझना, हम लिखने जा रहे हैं 3D 4D और 5D। 3D में हमने कहा स्कैंडियम, स्कैंडियम के नीचे आता है यट्रियम और इसके नीचे आएगा लेंथेनम, सही है ना। इसके बाद यहाँ आएगा टाइटेनियम, यहाँ पर आएगा जिरकोनियम, यहाँ आएगा हॉफनियम, इसके बाद यहाँ आएगा वेनेडियम और यहाँ पर आएगा नियोबियम और यहाँ पर आएगा टेंटेलम। और इसके बाद 3D में आगे अगर हम बात करें तो यहाँ क्रोमियम, यहाँ मोलिब्डेनम और यहाँ टंगस्टन। ये 3D, ये 4D और ये 5D। अब ज़रा आगे ध्यान से समझना, यट्रियम का साइज ज़्यादा होगा स्कैंडियम से और लेंथेनम का साइज भी ज़्यादा होगा यट्रियम से। तो अगर हम बात करें थर्ड ग्रुप में तो ये ऑर्डर आ जाएगा, लेंथेनम का साइज सबसे ज़्यादा, उसके बाद यट्रियम का, उसके बाद स्कैंडियम का। लेकिन जब तुम बात करोगे टाइटेनियम, जिरकोनियम और हॉफमियम की, तो देखो जिरकोनियम का साइज ज़्यादा होगा और हॉफमियम का साइज लगभग लगभग इसके बराबर हो और टाइटेनियम का तो कम ही होगा। ऑर्डर क्या होना चाहिए था, हॉफमियम का ज़्यादा, फिर जिरकोनियम, फिर टाइटेनियम, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं जिरकोनियम और हॉफमियम का साइज लगभग लगभग सेम हो जाएगा। रीज़न क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि एफ सबशेल का इंट्रोडक्शन हो चुका है, इन्वॉल्वमेंट हो गया एफ सबशेल का, जिसकी वजह से शील्डिंग पुअर होगी, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जिरकोनियम और हॉफमियम का साइज लगभग लगभग सेम, नियोबियम और टेंटेलम का साइज भी लगभग लगभग सेम और मोलिब्डेनम और टंगस्टन का साइज भी लगभग लगभग सेम, और इनको हम बोलते हैं ट्विंस ऑफ पीरियोडिक टेबल। इनको हम क्या बोलेंगे, ट्विंस ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो एटॉमिक साइज से अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, यहाँ से चांसेस ज़्यादा होते हैं क्वेश्चन पूछने के। और एक और अभी हमने पढ़ा था कि आयरन, कोबाल्ट और इनका निकल, इनका साइज लगभग लगभग क्या होगा, सेम। तो फी को नहीं करके याद कर सकते हो, यहाँ साइज क्या होगा, सेम, और यहाँ भी साइज क्या होगा, सेम। अब इसके बाद बात करने जा रहे हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी की। अगली प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी।
जब हमने आयनाइजेशन एनर्जी का डिस्कशन किया था पीरियोडिक टेबल में, तो हमने कहा था कई ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल हमने कहा था आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। भाई जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, इसका मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इसका मतलब अब उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा फैक्टर हमने ये पढ़ा था कि साइज जितना कम होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, या साइज जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। हमने कहा था आयनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इसीलिए हम देख रहे थे जनरली डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है, और साइज अगर बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी घट जाती है। और हमने कहा था अलॉन्ग द पीरियड जब तुम जाओगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा अलॉन्ग द पीरियड तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। ये ट्रेंड हमने देखा था। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा ही ट्रेंड फॉलो होगा यहाँ पर। यहाँ भी अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जेड इफेक्टिव के। तो मैंने तुम्हें बताया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। अब जब तुम स्कैंडियम से आयरन की तरफ जाओगे तो मैंने बताया जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, और अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन आता है वो अलोंग द 3D सीरीज नहीं पूछेगा तुमसे। 3D सीरीज के अलोंग नहीं पूछेगा, इंडिविजुअली पूछता है। आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, किसकी आईए फर्स्ट ज़्यादा होगी, आईए सेकंड ज़्यादा होगी, आईए थर्ड ज़्यादा होगी। इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो देखो इसमें ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और स्कैंडियम। तो इसे समझो, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम ये तीनों फर्स्ट ए के एलिमेंट है, एस ब्लॉक है फर्स्ट ए। और तुम्हें मालूम है डाउन द ग्रुप जाने पर यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो अगर तुम फर्स्ट ए की बात करोगे तो सबसे कम रुबिडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर सोडियम की। लेकिन देखो यहाँ पर स्कैंडियम भी आ गया ना, और स्कैंडियम किसका है 3D का, यानी डी सबशेल का इन्वॉल्वमेंट हो गया। और अगर डी सबशेल का इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो शील्डिंग पुअर हो गई। शील्डिंग अगर पुअर है तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, और अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा है तो यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? स्कैंडियम की होगी। सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड? ऑप्शन वेनेडियम, क्रोमियम, टाइटेनियम और चौथा ऑप्शन है मैग्नीज। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और कौन सी पूछी है? थर्ड पूछी है। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ रिक्वायरमेंट होगी? इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही निकल चुके हैं। अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहे हैं, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही निकले हुए। यहाँ हम सबसे पहले चेक करें वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर टाइटेनियम और उसके बाद मैग्नीज। तो अगर वेनेडियम की बात करें तो यहाँ पर होता है इसका एटॉमिक नंबर 23। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4s2 3d3। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही निकल गए होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है हमें 3d3 से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद अगर क्रोमियम की बात करो तो इसका एटॉमिक नंबर 24 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s1 3d5, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही निकले होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d4, और 3d4 से भी इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद टाइटेनियम की बात करें तो यहाँ एटॉमिक नंबर 22 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले होंगे। और हमसे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी पूछी है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद मैग्नीज की बात आई तो इसका एटॉमिक नंबर 25, और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 4s2 3d5, तो मुझे बताओ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहले ही निकल गए होंगे, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह गई होगी वो 3d5 होगी। और मुझे बताओ ये 3d5 है तो यहाँ पर जो d ऑर्बिटल है, d जो सबशेल है वो हाफ फिल्ड है। और हमने पढ़ा है अगर सबशेल हाफ फिल्ड हो एक्सेप्ट एस सबशेल तो वो कैसी हो जाती है? स्टेबल।
और अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। पीरियोडिक टेबल में हम ये बात कर चुके हैं कि अगर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सब शेल है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुम देखो ये 3d5 है ना, तो यहाँ पर जो सब शेल है, जो 3d सब शेल है वो हाफ फिल्ड है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अब तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगी। इसका मतलब जो मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हो जाएगी मैग्नीज की। सही है ना, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा है आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी 2। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है क्रोमियम, दूसरा ऑप्शन है मैंगनीज, तीसरा ऑप्शन कॉपर और चौथा ऑप्शन है जिंक। अब यहां इस क्वेश्चन को समझो, हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, क्रोमियम, इसके बाद है मैंगनीज, कॉपर और जिंक। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, मैंगनीज 25, 29 और यहाँ जिंक 30। तो देखो ये होगा 4s1 3d5, ये होगा 4s2 3d5, ये होगा 4s1 3d10 और यहाँ होगा 4s2 3d10। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ग्राउंड स्टेट में। न्यूट्रल, जब ये न्यूट्रल होंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ये जो मैंने यहाँ सामने लिखा है। क्वेश्चन में तुमसे पूछा है कि हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड किसकी होगी, सेकंड पूछिए, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया होगा पहले, एक इलेक्ट्रॉन पहले ही निकला होगा। तो देखो अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, इन सब पे चार्ज क्या होगा, +1 +1 +1, तो मुझे बता ये इलेक्ट्रॉन पहले ही निकल गया होगा। तो अब जो अगला इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो 3d5 से निकालोगे, और 3d5 कैसा है, हाफ फील्ड, और अगर हाफ फील्ड है तो स्टेबल होगा, और अगर स्टेबल होगा तो यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहाँ एक्साइट हो गए, पहले ही आंसर मत लगा देना कि पहला ही ऑप्शन क्रोमियम है, ठीक है दिख रहा है वहाँ ज़्यादा है, नहीं आगे भी चेक करना है पहले। अब देखो मैग्नीज देखो, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही निकला होगा, यानी 4s1 3d5 होगा, और एक इलेक्ट्रॉन 4s1 से आराम से निकल जाएगा, 4s1 से इलेक्ट्रॉन आराम से निकलेगा, यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसके बाद देखो कॉपर, कॉपर में तुम देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी रही होगी, और जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तुमने तो ये हो गई होगी 4s0 3d10। अब जब अगला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3d10 से निकालोगे, और ये 3d10 जो है कम्प्लीटली फिल्ड है, और अगर कम्प्लीटली फिल्ड है तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ कम्प्लीटली फिल्ड सब शेल है, और अगर कम्प्लीटली फिल्ड सब शेल है तो यहाँ स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, और अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा। बात समझ में आ रही है। तो इन दोनों में कंपेयर करो, अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड को कंपेयर करोगे तो फुल फील्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। यानी क्रोमियम और कॉपर में कंपेयर करोगे तो कॉपर की ज़्यादा होगी। अब जिंक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो ये हो गया होगा 4s1 3d10, एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, आसानी से 4s1 से निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉपर। एक क्वेश्चन यहाँ और देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ हमसे मिनिमम पूछा है, और इसमें पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा ऑप्शन है सिल्वर, और तीसरा ऑप्शन है गोल्ड, चौथा ऑप्शन है सेम फॉर ऑल। इस क्वेश्चन को जरा देखो, पूछा है किसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, और यहाँ ऑप्शन है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो देखो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये 11th ग्रुप में आते हैं, और इन तीनों को मिलाकर हम कॉइनेज मेटल भी बोलते हैं, क्योंकि ये कॉइन बनाने में यूज होते हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं कॉइनेज मेटल। अब जरा ध्यान से देखो, ये 3D है, ये 4D है, ये 5D। अब जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है, और अगर साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। यानी जो जनरल ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होनी चाहिए, गोल्ड की होना चाहिए। सबसे कम किसकी होना चाहिए, गोल्ड की। लेकिन देखो हमने अभी पढ़ा
कि 4D और 5D यहाँ पर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। यानी अगर हम साइज की बात करें, साइज की अगर बात करें तो कॉपर से ज़्यादा साइज तो सिल्वर का होगा जनरल ट्रेंड, लेकिन इन दोनों में लगेगा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो इनका साइज लगभग बराबर होगा। तो यहाँ याद रखना जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 5D की ज़्यादा हो जाएगी 4D से। होना तो 4D की ज़्यादा चाहिए थी 5D से जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग, लेकिन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी 5D की ज़्यादा होगी 4D से। और रीज़न क्या है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। रीज़न यहाँ क्या है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ तुमसे मिनिमम पूछा है, तो देखो मिनिमम किसकी हो जाएगी? सिल्वर की। मिनिमम किसकी हो जाएगी? होना किसकी चाहिए थी? गोल्ड की। लेकिन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा यहाँ, और जेड इफेक्टिव ज़्यादा होने की वजह से यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन इससे तो कम ही होगी, क्योंकि जो गोल्ड है उसका साइज कॉपर से ज़्यादा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो यहाँ अगर ऑर्डर पूछे आयनाइजेशन एनर्जी का, अगर यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछे तो तुम कहोगे सबसे ज़्यादा 5D की, हाँ अगर ऑर्डर पूछे तो यहाँ सबसे ज़्यादा 5D, फिर 3D और उसके बाद 4D, यानी 4D में जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी। तो इसका आंसर होगा सिल्वर। आगे समझ में आया ना? रीज़न क्या है इसका? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अगर इसके बाद हम बात करें जिंक, कैडमियम और मरकरी, तो ये 12th ग्रुप की है। यानी अगर 3D सीरीज की बात करें तो लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा? जिंक, 4D में कैडमियम और 5D में मरकरी। अब देखो इन तीनों एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी NS2 N-1D10। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी, और अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी, कंप्लीटली फिल्ड है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। यानी 3D, 4D, 5D की जब तुम बात करोगे तो 3D में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी जिंक की होगी, फिर कैडमियम 4D में, और 5D में किसकी होगी? मरकरी की।